हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है वन डायमेंशनल एरे। तो फ्रेंड्स, वन डायमेंशनल एरे में हमने दो एग्जांपल्स करे थे, दो प्रोग्राम्स, जिसमें एक में तो हम पहले ही वैल्यू दे रहे थे और दूसरे में एट रन टाइम पे हम यूज़र के पास से वैल्यू इनपुट करा रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज हम उन दोनों प्रोग्राम्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे और देखेंगे कि अगर हम थोड़ा चेंज करते हैं तो वैल्यूज़ में क्या चेंज होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। फ्रेंड्स, अगर आपको वन डायमेंशनल एरे अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मल्टी डायमेंशनल एरे में। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो देखो, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h, ये तो आपको पता ही है, दोनों हेडर फाइल हैं हमारी। उसके बाद है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद हम डाटा टाइप ले रहे हैं इंट और एक वेरिएबल ले रहे हैं आई। फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ वेरिएबल क्यों लिया? हम डायरेक्ट एरे भी तो ले सकते थे। फ्रेंड्स, ध्यान रखना कि जब भी हम एरे यूज़ करते हैं तो हम एरे में कैसे वैल्यू पोजीशन वाइज वैल्यू गेट कराते हैं। ठीक है, तो पोजीशन वाइज वैल्यू गेट कराने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फॉर लूप का यूज़ करते हैं। और फॉर लूप का यूज़ करते हैं तो फॉर लूप में क्या, वेरिएबल को कंडीशन देते हैं हम, तो उसके लिए हमें वेरिएबल की नीड पड़ी। ठीक है, तो अब हम यहाँ ले रहे हैं हम एरे। पहले लिया डाटा टाइप, अब ले रहे हैं एरे और इसको साइज़ दे दिया, मार्क्स नाम का लिया वेरिएबल और इसके अंदर इसको साइज़ दे दिया 5। ठीक है, ये हो गया एरे। अब हमने इसका साइज़ क्या दिया? 5 और इसके अंदर क्या वैल्यू एंटर करानी है? कितनी? 5। तो हम वैल्यू एंटर कराते हैं 45, 56, 66। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू इसके अंदर एंटर करा दी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे फॉर लूप। तो देखो, फॉर, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? आई को कंडीशन देंगे। आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी? 0 से। 0 से क्यों? क्योंकि एरे का इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। अब हम आई लेस देन इज इक्वल टू नहीं आएगा, सॉरी, लेस देन क्या लिखेंगे? 5। 5 क्यों? क्योंकि हमने साइज़ कितना लिया? 5 लिया है ना, मार्क्स और साइज़ 5। तो इसलिए हमने कितनी वैल्यूज़ तक जाना है? 5 वैल्यूज़ तक। तो आई की वैल्यू 0 से 4, तो कितनी वैल्यूज़ होगी? 5। तो इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ हम फॉर लूप स्टार्ट करते हैं और प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ हम प्रिंट करवा रहे हैं /n%d। ठीक है, और यहाँ कॉमा क्लोज कर दिया और फिर हमें यह प्रिंट कराना है मार्क्स ब्रैकेट में आई। हमें यही इसकी वैल्यू ही प्रिंट करवानी है ना, जो हमने ऊपर दी है, यही वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो फ्रेंड्स, मार्क्स आई क्यों लिया? क्योंकि आई की वैल्यू क्या है? 5 जो वैल्यू है वो आई की ही तो है, तो इसलिए यहाँ पे मार्क्स आई लिया हमने। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। देखो फ्रेंड्स, आ गया आउटपुट। बट अगर ये तो था सिंपल सा आउटपुट, ठीक है, बट अगर हम ये चाह रहे हैं कि आगे हमारे इनके इंडेक्स भी आए, मार्क्स 0 पे ये वैल्यू है, मार्क्स 1 पे ये वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना, बस प्रिंट एफ में थोड़ा सा चेंज करना है। और वो चेंज क्या है? ये देखो, /n तो एज इट इज़ रहेगा ही। यहाँ हम यूज़ करेंगे मार्क्स ब्रैकेट के अंदर क्या लेंगे हम? %d। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डायरेक्ट आई क्यों नहीं लिख रहे, %d क्यों लिख रहे हैं? अगर हम यहाँ पे आई लिखेंगे ना, तो वो यूँ दे देगा मार्क्स आई इज़ इक्वल टू 12, मार्क्स आई इज़ इक्वल टू 34। ठीक है, वो आई की वैल्यूज़ नहीं देगा 1 बाय 1 करके, वो आई ही लिख देगा डायरेक्ट। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा मार्क्स %d इज़ इक्वल टू
डी और हमें ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए, जहाँ हमने %d लिखा है वहाँ क्या चाहिए, हमें वहाँ चाहिए i की वैल्यू। तो अब हम इस डबल कोट के बाद क्या लिखेंगे, i। ठीक है फ्रेंड्स, और वो तो मार्क्स i, ये बाद वाला i तो किसके लिए है, इक्वल टू वाली स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, मतलब 12, 34, 45 के लिए। ठीक है, तो अब देखो क्या आउटपुट आता है हमारा, देख रहे हो फ्रेंड्स, आ गया। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या कर दिया, मार्क्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर %d क्यों लिया, i क्यों नहीं लिया। देख लो, मैं यहाँ i लेके भी दिखा देती हूँ और आउटपुट देख रहे हो आप, देखा क्या आ रहा है, i i i i i। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं आ रही, वैल्यूज़ कहाँ आ रही हैं, बाद में आ रही हैं, सब कुछ गड़बड़ हो गया ये तो इसलिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे %d लेंगे और i को बाद में लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कब था, ये कौन सा प्रोग्राम है, जब हम पहले से ही वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब ये वाला करेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ में। फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, जिसमें हम यूज़र के पास से वैल्यू को इनपुट कराएंगे। देखो फ्रेंड्स, अब हमें ये वाली वैल्यूज़ क्या करनी है, रिमूव करनी है, क्योंकि वैल्यू हम कहाँ से एंटर करा रहे हैं, यूज़र के पास से एंटर करा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कर दे रिमूव। ये रिमूव होएगी तो यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा, सेमीकोलन। ठीक है, फॉर लूप सेम चलेगा, फॉर लूप की कंडीशंस भी सेम ही रहेंगी। प्रिंटएफ में हमें क्या चाहिए, प्रिंटएफ में हमें ये सब नहीं प्रिंट कराना, क्योंकि हमें तो यूज़र के पास से वैल्यू एंटर करानी है ना। तो हम ये लिख रहे हैं एंटर द मार्क्स, और ये कब तक चलेगा, 5 टाइम्स तक, क्योंकि 5 टाइम तक लूप है ना, साइज़ भी 5 है। ठीक है, अब हमें यूज़र के पास से वैल्यू एंटर करानी है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, स्कैनएफ का यूज़ करेंगे। स्कैनएफ डबल कोट्स %d और फिर यहाँ क्या आएगा, कोमा %, मार्क्स, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, i। ठीक है, अब हम यूज़र के पास से वैल्यू एंटर करा रहे हैं, मीन्स खुद से एंटर करनी पड़ेंगी एट रन टाइम पे हमारे को। देखो फ्रेंड्स, सब ये देखो आ गया एंटर द मार्क्स। तो मैं फ़र्स्ट वैल्यू दे रही हूँ यहाँ पे 23, सेकंड मैंने दे दी 34, फिर दे दी 45, फिर दे दी 56, फिर दे दी 65। देखो अब इसके बाद में अगर एंटर करती हूँ तो वो नहीं जाएगा, प्रोसेस उसने फिनिश कर दी। क्यों, क्योंकि हमारा लूप कहाँ तक था, सिर्फ 5 टाइम्स तक था। ठीक है, अब अगर आप यूँ चाह रहे हो कि यहाँ इक्वल टू आए एंटर द मार्क्स के बाद, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एंटर द मार्क्स के बाद इक्वल टू लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो अब हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो रन टाइम पे हम ऐसे यूज़ करते हैं एरे को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था 1 डायमेंशनल एरे का टॉपिक। तो आपका 1 डायमेंशनल एरे अब अच्छे से कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके फ्रेंड्स।